फिल्माया रिकैप्स में आपका स्वागत है। यह कहानी हमें ले जाती है आज से 20,000 साल पहले प्रागैतिहासिक यूरोप में शिकारियों का एक छोटा समूह अपने नेता ताऊ के नेतृत्व में स्टेप बाइसन के एक झुंड पर हमला करने के लिए तैयार होता है। वे भालों की एक दीवार बनाते हैं जिससे बाइसन एक चट्टान से नीचे गिर जाता है, लेकिन उनमें से 3 पीछे रह जाते हैं और एक खास सांड ताऊ के सनकेटा पर हमला करता है और उसे अपने सींगों से बेरहमी से मारता है। वह उसे चट्टान के किनारे तक खींच ले जाता है जहां ताऊ द्वारा भाले से जानवर को मारने के बाद केड़ा रसातल में गिर जाता है। यह सब 1 हफ्ते पहले शुरू होता है जब जनजाति के किशोरों की भाला बनाने की कला की परीक्षा होती है। वे केवल अर्चेट्टा और उसके दोस्त कप्पा को पार कर पाते हैं, इसलिए उन्हें सर्दियों के आने से पहले आखिरी शिकार अभियान में लाया जाएगा। ये उस अनुष्ठान का हिस्सा है जो उन्हें वयस्क बनाता है। उन्हें अन्य पुरुषों द्वारा पीटा भी जाता है ताकि उन्हें पता चल सके कि दर्द उनके साथ यात्रा करेगा और उन्हें कैंप फायर के पास स्थानीय जादूगर द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। बाद में जब केटा सोने का नाटक कर रहा था तब केटा ने सुन लिया। ताओ और उसकी माँ की बहस रो को नहीं लगता कि वह शिकार के लिए तैयार है, क्योंकि वह अपने भाले से नहीं बल्कि अपने दिल से नेतृत्व करता है। लेकिन ताओ का मानना है कि केटा को अपना काम करना होगा और जनजाति के सामने खुद को साबित करना चाहिए। अगली सुबह शिकार दल अपने प्रियजनों को अलविदा कहने और शामन का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद निकल पड़ता है। रो सुरक्षा के तौर पर एक अतिरिक्त फर का टुकड़ा भी देता है। दल पवित्र पथ का अनुसरण करते हुए भूमि पर यात्रा शुरू करता है जो उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया था, जिन्होंने पत्थर की मूर्तियों की एक श्रृंखला बनाई है जो उनके लिए एक निशान छोड़ती हैं, जिन पर हाथ से बनी पेंटिंग्स उस दिशा की ओर इशारा करती हैं जिस पर उन्हें शिकार के मैदान में जाना होगा। यात्रा के दौरान वे एक और शिकार दल से मिलते हैं जिसका नेतृत्व झाई कर रहा है, जो ताउस का एक पुराना दोस्त है जिसने हाल ही में अपने बेटे को खोया है। दोनों दल साथ साथ यात्रा शुरू करते हैं। फिर जब भी उसे मौका मिलता है, केड़ा अपने पिता के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आग नहीं जला पाता है और दूसरे लोगों द्वारा पकड़े गए सुअर को मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता है, इसलिए वह खुद को असफल महसूस करता है। एक रात जब वे आग के पास खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वे तेजी से एक रक्षात्मक स्थिति में कूद पड़ते हैं। जब कुछ नहीं आता, वे जल्दी से आराम करते हैं, जो एक गलती साबित होती है। एक गुफा का शेर अचानक बाहर कूदता है और कप्पा को छीन लेता है, जिसे वह अपने साथ ले जाता है और अगली सुबह वे कप्पा को एक स्मारक सेवा देते हैं जो एक आत्मा के परलोक गमन का प्रतीक है। यात्रा केवल शिकार करने और आराम करने के लिए रुकती है। एक शाम जब उन्हें सोने के लिए एक बड़ी और सुरक्षित गुफा मिलती है तो ताऊ केड़ा को अपने जैसे नक्षत्रों का टैटू बनवाने का मौका देता है। इस तरह वह हमेशा घर का रास्ता ढूंढ लेगा। इसमें काफी दिन लगते हैं, लेकिन अंततः उन्हें कूड़े का एक निशान मिलता है जो उन्हें स्टेप बाइसन के झुंड के पास ले जाता है, जो कहानी को शुरुआत में वापस लाता है। गिरते समय केटा एक उबड़ खाबड़ चट्टान को थामे रखने की कोशिश करता है। किनारे पर फिसलकर एक और किनारे पर गिर जाता है जहां उसका एक पैर टूट जाता है और वह गिर जाता है बेहोश होकर। अपने बेटे को बचाने के लिए बेताब ताऊ नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ ही शिकारी उसे रोकते हैं और बताते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, जबकि लोग बाइसन को ले जाने के लिए स्लेज लाते हैं। ताऊ चट्टान के किनारे पर खड़ा रहता है और इनकार में रोता है, क्योंकि अब उनका शिकार बराबर बांट दिया गया है। उसकी टोली अपने अपने घर लौटने के लिए अकेले ही निकल जाती है ताकि ताल के समूह के पास अपने नेता को यह समझाने से पहले कि आगे बढ़ने का समय हो गया है, एक आखिरी रात कैंपिंग में बिताई जा सके। अगली सुबह ताऊ एक और केयन बनाता है, जबकि दुहक के आंसू कई घंटों बाद भी गिरते रहते हैं। जबकि टोली चली जाती है, एक गिद्ध केटा पर बैठ जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है, जिससे वह जाग जाता है और पक्षी को धक्का देकर उसे अपनी स्थिति का एहसास होता है। केटा अपने टूटे पैर को अपने पीछे घसीटता है। केटा नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसके लिए पर्याप्त खुरदुरे किनारे नहीं थे जिससे वह टिक सके और एक लंबे समय तक वहां लटका रहा। एक कष्टदायक क्षण के तुरंत बाद एक तूफान आता है और उसके नीचे जमीन को पानी से भरना शुरू कर देता है। इसलिए केट्टा उसे समझ लेता है कि उसे क्या करना है और अपनी पकड़ छोड़ देता है। पानी में गिरकर फिर से बेहोश हो जाता है। जब वह अगली सुबह उठता है तब तक बारिश बंद हो चुकी होती है और पानी का बहाव खत्म हो चुका होता है। एक पूडल से पानी पीने और अपने घायल पैर पर पट्टी बांधने के बाद केट्टा धीरे धीरे चट्टान की चोटी पर वापस जाता है, जहां उसे वह स्मारक मिलता है जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। लेकिन केड़ा को जब यह एहसास होता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है और उसे अपने घर का रास्ता खुद ही खोजना होगा, तो वह हताश होकर उसे बाहर निकाल देता है। केड़ा अकेले यात्रा शुरू करता है। वह खुद को कीड़े मकोड़े खिलाता है, अपने कैंटीन को किसी भी पूडल से भर लेता है जो उसे मिलता है और रात में शिकारियों से दूर सुरक्षित रूप से सोने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाता है। जब भेड़ियों का एक झुंड उसे दिन के बीच में पाता है, केट्टा फिर से एक पेड़ पर भागता है और जब भेड़ियों में से एक उसका पैर पकड़ लेता है तो उसे छुरा मार देता है। इससे पहले कि वह अंततः सुरक्षित रूप से चढ़ पाता है, वह पेड़ के ऊपर तब तक रहता है जब तक भेड़िए इंतजार करते करते थक नहीं जाते और वे सभी चले जाते हैं सिवाय एक घायल केटा के। वह उसे खत्म करने के लिए एक भाला तैयार करता है, लेकिन
वह खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पाता, इसलिए वह केटा को छोड़कर उसे नजरअंदाज करने का फैसला करता है। ऐसा भी नहीं कर सकते। भेड़िए की दर्दनाक चिल्लाहट इतनी ज्यादा है कि केटा मदद करने का फैसला करता है काटने से बचने के लिए, और उसकी थूथन बांधने के बाद वह भेड़िए को उठाता है और उसे झील में ले जाता है ताकि उसका घाव साफ कर सके। दुर्भाग्य से वे वहां ज्यादा देर तक आराम नहीं कर सकते क्योंकि वहां लकड़बग्घे हैं, इसलिए केटा भेड़िए को फिर से ले जाता है जब तक कि उन्हें एक गुफा में आश्रय नहीं मिल जाता जहां वे सुरक्षित रूप से सो सकें। अगली सुबह केटा को हड्डियों के ढेर के पास एक ओखली मिलती है और वह उससे एक पौधे की कोशिका बनाता है जिसे वह अपने पैर पर लगाता है, जबकि भेड़िया हमें आजाद करने में कामयाब हो जाता है। अब यह देखते हुए कि जानवर अच्छा व्यवहार कर रहा है, केटा उसके साथ अपना पानी बांटने का फैसला करता है, जिसे भेड़िया काफी गुर्राने के बाद आखिरकार स्वीकार कर लेता है। केटा अपनी माँ के दे हुए फर से घाव साफ करता है और भेड़िए के साथ मिले कीड़ों को भी बांटता है, लेकिन कीड़े खुद को खिलाने के लिए काफी नहीं होते, इसलिए केटा आखिरकार इतना बहादुर हो जाता है। अपना पहला शिकार करते हुए वह एक पत्थर से खरगोश को मार डालता है और आखिरकार उसे पकाने के लिए आग भी जला लेता है। भेड़िया खरगोश को उससे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन केटा उसे तुरंत दूर धकेल देता है। उसे अपने पिता द्वारा सिखाए गए नेतृत्व के सबक याद आते हैं। वह हमेशा पहले खाकर और भेड़िए को खाना खिलाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। चाहे वह कितना भी खाना उसके साथ बांट ले, भेड़िया उसे छूने भी नहीं देता। सर्दी तेजी से आ रही है और केटा को बर्फ गिरने से पहले घर का रास्ता ढूंढना होगा। उसे नहीं लगता कि वह अपने पिता के बिना घर जा सकता है, लेकिन उसे कोशिश करनी ही होगी पर्याप्त सामान इकट्ठा करने और भेड़िए से संघर्ष करने के बाद, ताकि वह अपना फर वापस पा सके। केटा गुफा से निकल जाता है और निराश होकर वापस चलने लगता है क्योंकि भेड़िया उसका पीछा करना बंद नहीं करेगा, चाहे वह उसे कितनी भी बार जाने के लिए कहे। आखिरकार केट्टी हार मान लेता है और भेड़िए को अपना नया साथी मान लेता है। वह उसे अपने पहले प्रयासों में सीटी बजाने पर भी आने के लिए प्रशिक्षित करता है। वे अपने हमलों को समन्वयित करने और बहुत अधिक प्रयास किए बिना अपने शिकार को पकड़ने का तरीका ढूंढने में कामयाब है। रात में केड़ा अपने हाथ पर नक्षत्र टैटू का उपयोग करके दोबारा जांच करता है कि वह सही दिशा में जा रहे हैं, और भेड़िया उसके बगल में सोने लगता है, यहाँ तक कि उसे छूने भी देता है क्योंकि उसने उसका विश्वास जीत लिया है। एक दोपहर झील में नहाने और मछली पकड़ने के बाद केट्टा भेड़िए का नाम अल्फा रखने का फैसला करता है। उनकी यात्रा इतनी लंबी हो रही है कि आखिरकार सर्दी आ जाती है और बर्फ गिरने लगती है। एक शाम जब वे अलाव के पास खाना खा रहे होते हैं तो भेड़ियों का एक झुंड उनके पास आता है जो अल्फा का परिवार होता है। यह जानते हुए कि अपने प्रियजनों की याद कैसी होती है, केट्टा अल्फा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, इसलिए अब उसे अकेले ही यात्रा जारी रखनी पड़ती है। समय बीतने के साथ बर्फीले तूफान ज्यादा आम हो जाते हैं, इसलिए केट्टा को हर दिन ज्यादा प्रगति करने में मुश्किल हो रही है, खासकर जब उसे ताऊ के आने का एक भयानक सपना आता है। घर लौटते हुए और रो को बुरी खबर देते हुए कुछ दिनों तक एक और तूफान से गुजरने के बाद उसका सामना अल्फा और उसके झुंड से होता है, लेकिन जब वह उनकी ओर दौड़ता है तो उसके पैरों के नीचे बर्फ टूट जाती है और वह बर्फ के ठंडे पानी में गिर जाता है क्योंकि उसकी माँ का फर और उसका ज्यादातर सामान बहकर दूर चला जाता है। केट्टा बर्फ से टकराता है, चाकू और इतना तोड़ देता है कि अल्फा उसे बाहर खींच ले जाए। दोनों फिर से साथ साथ यात्रा शुरू करते हैं और बाद में उसी रात केट्टा अल्फा को गले लगाकर सो जाता है ताकि उसके ठंडे शरीर में थोड़ी गर्मी आ सके। कुछ मील और आगे बढ़ने के बाद उन्हें पगडंडियों का एक निशान मिलता है जिसका अनुसरण करते हुए वे एक झोपड़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मालिक जमकर मर चुका है। वहां कोई खाना नहीं मिलता, लेकिन केट्टा शिकार करने के लिए धनुष बाण पकड़ लेता है। अल्फा की चिंता को नजरअंदाज करते हुए जब उसे अचानक खून की खांसी होने लगती है, कुछ देर बाद दोनों खुद को कठिन स्थिति में पाते हैं जहां लकड़बग्घे उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके आगे एक बहुत ही खतरनाक तूफान भी है। वे तब तक भागते हैं जब तक उन्हें छिपने के लिए एक गुफा नहीं मिल जाती। दुर्भाग्य से वह जगह खाली नहीं है, वहां एक गुफा शेर है जो उन पर हमला करने से नहीं हिचकिचाता। अल्फा उससे खूब लड़ता है जबकि केट्टा तीर को अपने धनुष पर रखता है और सही निशाने पर ध्यान केंद्रित करता है। वह शेर को मारने में कामयाब हो जाता है और अल्फा को बचा लेता है जो फिर भी बाहर आ जाता है। लड़ाई में बुरी तरह घायल होने के बाद जब वे वापस लौटते हैं तो बर्फीले तूफान के बीच में बहुत धीरे धीरे यात्रा करते हुए उन्हें वह मूर्ति मिलती है जो पवित्र मार्ग को चिन्हित करती है। इसलिए केट्टा जानता है कि वे जरूर पास होंगे। उसकी आशा और मजबूत हो जाती है जब एक रात उनके ऊपर उत्तरी रोशनी दिखाई देती है जो इस बात का संकेत है कि उसके पूर्वज ही उनका मार्गदर्शन कर रहे होंगे। हालांकि अल्फा आगे बढ़ने के लिए बहुत कमजोर है और एक दिन वह अंततः गिर पड़ता है, अपने दोस्त को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। केट्टा भेड़िए को अपनी बाहों में उठाने लगता है,
इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि वह भी कमजोर है और लगातार खून की खांसी करता रहता है। परिस्थितियां इतनी कठिन हैं कि केट्टा अंततः गिर पड़ता है, लेकिन फिर उसे प्रोत्साहन मिलता है और एक स्मृति जो उसे एक सपने में आती है। यह वह बातचीत है जो उसने अपने माता पिता के बीच उनके जाने से एक रात पहले हुई बातचीत में सुनी थी। रो को चिंता न करने में मदद करने के लिए ताऊ ने उसे बताया था कि केड़ा उससे भी अधिक शक्तिशाली है जितना वह खुद जानता है। अपने पिता के विश्वास से प्राप्त नई ताकत के साथ केड़ा जागता है और अल्फा को उठाता है, फिर से उसे आगे ले जाता है। तूफान जब तक वे आखिरकार अपने कबीले में वापस नहीं पहुंच जाते। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं और ताऊ रोते हुए अपने बेटे को बताता है कि उसे कितना गर्व है। इससे पहले कि वह उसे और भेड़िए को एक तंबू में ले जाए जहां उनकी देखभाल की जाए, केट्टा की मरम्मत और खाना खिलाने के बाद शामन अल्फा की जांच करता है और जल्दी से समझ जाता है कि उसकी समस्या क्या है। अल्फा असल में मादा है और वह सभी पिल्लों को जन्म दे रही है। पिल्ले सुरक्षित और स्वस्थ पैदा होते हैं और कबीला उन्हें परिवार के हिस्से के रूप में स्वागत करता है। सालों बाद जब पिल्ले पूरी तरह से वयस्क भेड़िए बन जाते हैं तो उन्हें शिकारी साथियों को सौंप दिया जाता है और सर्दियों से पहले अगले बड़े शिकार पर ले जाया जाता है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।